कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.1 आंकड़ों का प्रबंधन। आज के क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे, तो ये वाली क्लास आपको ध्यान पूर्वक समझनी है। और ये समझने से पहले अपनी जो पिछली क्लास है जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका को समझा है, वो वाली क्लास आपको अच्छे से समझनी है। यदि वो अच्छे से आपने समझ ली तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो देखो सवाल नंबर 1 में क्या लिखा है, अपनी कक्षा में किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है परिसर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो कक्षा 7 है उसके 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई मापनी है, ठीक है। माप कर उसका क्या ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। माना कि आपने विद्यार्थियों की ऊंचाई मापी और आपके ऊंचाई ये आई, तो क्या लिखेंगे, माना कि विद्यार्थियों की ऊंचाई, ठीक है ना, आपने मापी, ठीक है। अब मापी तो माना कि पहले विद्यार्थी की ऊंचाई 151 सेंटीमीटर आई, ठीक है। तो लेना है आपको फिता मापने का और उससे मापनी है ऊंचाई। तो मैंने पहले विद्यार्थी की मापी तो 151 सेंटीमीटर आई, दूसरे विद्यार्थी की 152 सेंटीमीटर, फिर अगले की 147 सेंटीमीटर, फिर अगले की 149 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगले विद्यार्थी की 150 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगले विद्यार्थी की आई 155 सेंटीमीटर, फिर एक विद्यार्थी की 157 सेंटीमीटर, फिर आए 141 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गए आपके 158 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, 10 विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया और उनकी ऊंचाई को मापा, तो मुझे ऊंचाई ये प्राप्त हुई, ठीक है। आप अपने हिसाब से मापना, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की मापना, तो आपको ऊंचाई अलग अलग भी प्राप्त हो सकती है। देखो कितने विद्यार्थी, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्यार्थी आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, परिसर। देखो मैंने जब इसका सामान्य परिचय बताया था कल, तो मैं बताया था कि परिसर कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस करनी है। परिसर निकालने के लिए सबसे अधिक जो ऊंचाई है उसमें सबसे कम ऊंचाई आपको क्या करनी है, माइनस करनी है। तो परिसर के लिए कैसे निकालेंगे, सबसे अधिक ऊंचाई, ठीक है ना, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे सबसे कम ऊंचाई, ठीक है बेटा। अब बताओ इसमें सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है, सबसे अधिक कितना है बताओ, यहाँ है सबसे अधिक 158 है सबसे अधिक पूरी में, तो आएगा 158 सेंटीमीटर माइनस सबसे कम ऊंचाई। अगर सबसे कम ऊंचाई कितनी है, 147, ये 141 ही है, तो ये माइनस कर देंगे 141। अब बाकी करो, तो बताओ 158 में से 141 घटाएंगे, 8 में से 1 गया तो 7, 5 में से 4 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0, क्या आ गई, सेंटीमीटर। ये आ जाएगा इसका परिसर। आया समझ में। आपके उत्तर और भी आ सकता है, आप ये ऊंचाई अलग अलग आ सकती है, ठीक है ना। तो आपको ये इस प्रकार से निकाल। दूसरा सवाल है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। आपको कहा है कि जो ये अंक दे रखे हैं, इन अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है, ठीक है। और नीचे ये सवाल दे रखे हैं 4, इन सवालों के भी आपको जवाब देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंक दे रखे हैं इनको सारणीबद्ध रूप में संगठित करेंगे। मैंने जब बेसिक बताया था इसका, तो अच्छी तरह से समझाया था कि सारणीबद्ध हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखो सारणीबद्ध करते हैं, तो सबसे पहले क्या दे रखे हैं, आपको अंक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, अंक है ये। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, अंक लिखेंगे, ठीक है, ये लिख दिया। अब दूसरे नंबर पे आपको हमेशा लिखना है मिलान चिन्ह। और तीसरे नंबर पे आपको देखो ये अंक है, कक्षा के मूल्यांकन में दिए गए निम्नलिखित अंक हैं। तो अंक किनको दिए जाते हैं, विद्यार्थियों को। यहाँ क्या आएगा, विद्यार्थियों की संख्या, या आ जाएगी छात्रों की संख्या, ठीक है ना। ये अब ये सारणीबद्ध करना है आपको। तो देखो सबसे छोटा अंक कितना है, 1 के बाद 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। मतलब 1 अंक भी है,
पहले हम ये देखेंगे कि एक अंक कितने छात्रों को मिले। देखो एक अंक कितने छात्रों को मिले, मेरा एक ही छात्र को मिला एक अंक, तो यहाँ मिलान चिन्ह में क्या करेंगे, एक ऐसे खड़ी लाइन बना देंगे, ठीक है, एक अंक के। और छात्रों की संख्या भी कितनी, कितने छात्रों को एक अंक मिला, एक ही छात्र को, तो यहाँ छात्रों की संख्या भी क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। अब देखो दो अंक कितने छात्रों को मिले, दो अंक, देखो एक दो, दो छात्रों को, कितने छात्रों को मिले, दो, तो दो अंक दो छात्रों को, तो दो लाइन है, एक और एक, दो मिलान चिन्ह में दो अंक है ना, दो छात्रों को मिले तो दो, और छात्रों की संख्या कितनी है, दो, देखो छात्रों की संख्या दो है, ठीक है ना। अब देखो तीन अंक कितने छात्रों को मिले, तीन, देखो एक छात्र को, एक ही छात्र को मिले, कितने छात्र को, एक, तो मिलान चिन्ह में आप क्या करोगे, ऐसे खड़ी लाइन बना दोगे, और छात्रों की संख्या भी कितनी है, एक ही। अब देखो चार अंक कितने छात्रों को मिले, चार, एक दो, दो के बाद तीन, चार अंक कितने छात्रों को मिले, तीन छात्रों को, तो क्या करेंगे, एक दो तीन, मिलान चिन्ह में तीन लाइनें बना देंगे, और छात्रों की संख्या कितनी है, तीन है, क्योंकि देखो एक दो तीन, ठीक है। अब पांच अंक कितने छात्रों को मिले, एक दो तीन चार पांच, पांच अंक कितने छात्रों को मिले, पांच छात्रों को, तो देखो कैसे बनाना है, एक दो तीन चार लाइनें जैसी, अब चार आते ही रोक देना है आपको, फिर पांचवें लाइन आपको ऐसे बनानी है, एक दो तीन चार लाइनें खड़ी बनानी है, चार आते ही फिर आपको एक ऐसे आड़ी लेनी है, ठीक है ना। वो भी पांच, कितने छात्रों को, जो पांच अंक हैं वो कितने छात्रों मिले, पांच, तो देखो एक दो तीन चार और पांच, तो छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, पांच आ जाएगी। अब छह अंक कितने छात्रों को मिले, देखो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, कितने छात्रों को मिले, चार, तो देखो मिलान चिन्ह में एक दो तीन चार, चार तक तो लिख सकते हैं, लेकिन चार से आगे आते ऐसे बनाना है पांच, ठीक है, तो छात्रों की संख्या कितनी है, चार। अब देखो आगे सात, अब सात अंक कितने छात्रों मिले, एक और एक, दो छात्रों, कितने छात्रों, दो, देखो एक और एक दो, मिलान चिन्ह में, और छात्रों की संख्या आ जाएगी दो। अब आठ अंक कितने छात्रों मिले, आठ अंक कितने छात्रों मिले, जो एक ही छात्र को मिले, आठ अंक कितने, एक, ये आ जाएगा एक, और यहाँ छात्रों की संख्या भी एक। अब नौ अंक कितने छात्रों मिले, नौ अंक भी एक ही छात्र को मिले, ठीक है ना, तो यहाँ एक और यहाँ भी क्या आ जाएगी, छात्रों की संख्या भी एक आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कर सकते हो। सबसे पहले तो आंकड़ों का क्या किया जाता है, संग्रह, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उनको व्यवस्थित जमाया जाता है। अब व्यवस्थित किस रूप में जमाते हैं, सारणीबद्ध में और दंडालेख में, तो ये आपने किसमें जमाया, सारणीबद्ध में। अब देखो इसमें क्या, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, बताओ बेटा, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, अंक के लिए का है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, ठीक है। सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कितना है, 1 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन आंकड़ों का परिसर क्या है, इन आंकड़ों का परिसर, तो देखो मैंने क्या बताया था, सबसे अधिक में सबसे कम क्या करते हैं, माइनस, तो आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है ना, तो सबसे बड़े अंक में से परिसर, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक 9, उसमें से माइनस कर देंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1, तो कितना आ गया आपके 8, 9 में से 1 जब कितना आ गया 8। हमेशा ध्यान रखो, परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटा अंक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब देखो अंक गणित माध्य ज्ञात कीजिए, यहाँ क्या ज्ञात करना है, माध्य, तो बताओ मैं माध्य के लिए क्या बताया था, माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यह सूत्र होता है माध्य का। मतलब ये जितने भी अंक दे रखे हैं सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जितने अंक हैं उनका हम क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। कैसे देखो, ध्यान देना है, सभी अंक कितने, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 फिर +5, ठीक है,
फिर प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, अब जोड़कर ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल कितने हैं 20। हम क्या करेंगे इसमें 20 का भाग लगा देंगे, सबको जोड़ना है। तो जोड़ो सबको, देखो 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 और 5 39, 39 और 2 41, 41 और 6 47, 47 2 49, 49 और 5 54, 54 और 1 55, 55 और 9 64, 64 और 6 70, 70 और 5 75, 75 और 8 83, 83 और 4 87, 87 और 6 93, 93 और 7 कितना हो गया 100 हो गया। सभी को जोड़ाना इनको, तो कितना आ गया 100 बटा 20। अब देखो 1 0 से 1 0 हट गई, 2 का भाग भी कितना आएगा 5, तो इसका माध्य कितना आ जाएगा आपके 5 आ जाएगा। माध्य कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जितने भी आंकड़े दे रखे हैं सबको जोड़ लो और इनको गिन लो कितने हैं, उसका क्या लगा दो इसमें भाग लगा दो। इसकी जगह आप प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या भी लिख सकते हो। उतारो सवाल नंबर 3, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का क्या ज्ञात करना है माध्य। तो बताओ बेटा प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, आप पहली बात ही परिचित हो। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है उसे क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बताओ प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी, कितनी 0 1 2 3 और 4 हो गए प्रथम 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनका क्या ज्ञात करना है माध्य। बताओ माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, या आप ये भी लिख सकते हो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, एक ही बात है। ठीक है ना। अब बताओ आंकड़े कौन कौन से, ये सभी आंकड़े हैं, मतलब 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सबका योग करना है। और आंकड़े हैं कितने 5, 1 2 3 4 5 बटा आंकड़ों की संख्या मतलब बटे में 5। भाग देखो जोड़ो, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 बटा 5। 5 का भाग कितने बार 2 बार, तो आंसर कितना आ गया आपके 2। आया समझे। प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखो, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है तो 1 2 3 4 तक लिखेंगे, सभी को जोड़ेंगे और 5 है तो 5 का भी इसमें भाग लगा देंगे। देखो सवाल नंबर 4, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। पहली में 58, फिर 76, फिर 40, फिर 35, फिर 46, फिर 50, फिर 0, फिर 100। उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। या तो उसका माध्य स्कोर या माध्य रन ज्ञात करने। तो कैसे ज्ञात करते हैं माध्य बताओ, हमें ज्ञात करना है माध्य स्कोर। तो बताओ सूत्र क्या है बेटा, सूत्र हो जाएगा आपके आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, या लिख सकते हो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या एक ही बात है, आंकड़े और प्रेक्षण, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा ये किया था वैसे माध्य स्कोर ज्ञात करना है तो सिंपल सबको जोड़ना है। इसको 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 33 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100 बटा प्रेक्षणों की संख्या, मतलब कितने टोटल 8 पारियां हैं तो 8 है, ये गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। भाग किसका लगेगा आपके 8 का। सबको जोड़ो, देखो यहाँ 0 0 0 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 का 5, हासिल का 2, 2 और 0, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18,
18 और 7 25, 25 और 5 30 की 0 हासिल का 3, 3 और 1 4, ये आएगा 405 बटा 8। अब 8 का भाग लगा लेंगे 405 में, इधर लगा लो, ये 405 में भाग लगाना 8 का, तो 8 पंजियो 40, 5 बार भाग जाएगा, ठीक है। अब 0 बच गया तो कितना उतारेंगे 5 उतारेंगे, भाग नहीं जा रहा तो 10 में लगा देंगे और यहाँ क्या उतर जाएगी 0, 8 छंग 48, 6 बार कितना बच गया 2, 10 में लग रहा है क्या उतारेंगे 0, 8 दूनी 16, फिर कितना आएगा आपके 5.62, ये आ जाएगा इसका समांतरी, मतलब ये माध्य स्कोर या माध्य रंग। आइए समझे, भाग सही लगाना है, 10 लगाओ के बाद 2 अंक तक की भाग लगाते हैं, भाग लगाने आगे जरूरत नहीं है, तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। आइए समझे, देखो वाला निम्नलिखित सारणी में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। ये एक सारणी दे रखी है, इसमें प्रत्येक खिलाड़ी के द्वारा 4 खेलों में दिए गए अंकों को दर्शाती है। मतलब ये एक खिलाड़ी है, ये बी और ये सी, पहले मैच में इसने 14 अंक मिले, इसको दूसरे में 16, तीसरे में 10 और चौथे में 10 अंक मिले। तो अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो प्रश्न दे रखे हैं नीचे, इनके आपको क्या करना है उत्तर देने हैं। ये सारणी तो आपको जो खिलाड़ी जिसने 4 मैच खेले उनके अंकों को दर्शाती है कि उनको कितने कितने अंक मिले। अब आपको ये जो प्रश्न दे रखे हैं इनका उत्तर देना है ध्यान से। देखो पहला, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य। सूत्र क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, या फिर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। किसके द्वारा? एक खिलाड़ी के द्वारा। एक के द्वारा कितने अंक मिले? देखो यहाँ ये 14, फिर 16, फिर 10 और फिर 10। एक के आंकड़े यही है, तो सबको क्या कर लेंगे हम? जोड़ लेंगे। मतलब प्रेक्षणों का योग मतलब आंकड़ों का योग। तो क्या होगा? 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। अब भाग में कितने मैच है? 1 2 3 4। किसका भाग लग जाएगा? 4। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ए का माध्य ज्ञात करना है, ए वाले खिलाड़ी का, ठीक है ना। अब जोड़ो इनको। 14 और 16 कितने हो गए? 30। 30 और 10 40। 40 और 10 50 बटा 4, ठीक है। 14 और 16 हो गए 30, 30 10 40, 40 और 10 50, ठीक है। अब भाग लगाओ, 4 का भाग लगाएंगे ना, तो 4 एकम 4, 1 बच गया 10 हो गया, 4 दूनी 8, 10 में लो 2 बच गया 20 हो गया, 4 पंजो 20, तो आ जाएगा 12.5। चारों तो आप ऐसे भाग दे लो, ऐसे नहीं आ रहा है तो 50 में किसका भाग लगाना है? 4, तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया तो 1, क्या होता है? 0, 4 दूनी 8, कितना बच गया? 2, भाग नहीं जा रहा तो 10 में लो, और यहाँ क्या होता है? 0, 4 5 20, तो आ जाएगा 12.5। आगे समझ में। तो दूसरा, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों में 3 से भाग देंगे या 4 से? क्यों? आपसे कहा है कि आप सी का माध्य ज्ञात करोगे। सी का क्या ज्ञात करोगे? माध्य। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए आप 3 का भाग लगाओगे या फिर 4 का भाग लगाओगे, ठीक है। 3 से भाग देंगे या 4 से, और फिर ये भी बताना है क्यों, ठीक है। तो देखो, जो सी वाला खिलाड़ी था उसने पहला मैच खेला, दूसरा भी खेला, तीसरा मैच इसने नहीं खेला और चौथा भी खेला। तो यदि आप इसका माध्य ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करोगे? 8 + 11 + 13, ये निकालोगे ना। बताओ कितने मैच खेले इसने? 1 2 3 ही मैच खेले, तो आप भाग भी किसका दोगे? 3 का है, क्योंकि सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इसके आंकड़े क्या है? 8 + 11 + 13, यही है ना सी के आंकड़े। 1 2 3 आंकड़े हैं, तो भाग भी किसका लगेगा? 3 का लगेगा, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर उत्तर में? डायरेक्ट लिखना है आपको, 3 से भाग देंगे, क्योंकि सी ने एक मैच नहीं खेला, केवल 3 मैच खेले उसने, एक मैच नहीं खेला। और एक मैच नहीं खेला तो 3 का भाग लगाएंगे माध्य ज्ञात करने के लिए। आगे समझ में। देखो ये तीसरा,
बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया। ये जो बी वाला है इसने सभी 4 में भाग लिया, पहले में भी गया है, दूसरे में भी खेला, तीसरे में भी खेला और चौथे में भी खेला। आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करोगे? आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार, सबको जोड़ लेंगे और सब में किसका भाग लगाएंगे? देखो ध्यान देना इधर, बी का माध्य ज्ञात करना है। माध्य कैसे ज्ञात करोगे बेटा? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। देखो यहाँ 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 बटा, अब कितने 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, तो किसका भाग लगा देंगे? 4 का। जोड़ो सभी को, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 बटा 4 भाग लगाओ। देखो 2 का भाग इसमें जाएगा 9 बार और 2 का भाग इसमें जाएगा 2 बार। 2 से दोनों काट दिया, इसको तो 9 बार और इसको 2 बार। अब 2 से कितनी बार कटेगा? 4.5 बार। आगे समझ में? देखो लास्ट, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? देख के बताओ एबीसी में किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, किसने को सबसे ज्यादा अंक मिले? 14 16 10 40 50, ठीक है ना। देखो इसी को ज्यादा अंक मिले, एक को ज्यादा अंक मिले ना। देखो इन तीनों में देख लो किसको अंक ज्यादा मिले? एक को। किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। आगे समझ में? इस प्रकार से आपको ये हल करना है। बाकी आज की क्लास में यही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आया उतारो।